नहीं वो हाँ, फिर कई फिर दफा मैं शेयर माइक भी कर बात। दूंगा अब रिकॉर्डिंग वगैरह। कल हो गई है ना शेयर? यस जी सर। सर। जी सर, उसी से रिवाइज किया, समझ आया। चल ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपकी अटेंडेंस कम हो जाए। शेयर मतलब मैंने नहीं जो नहीं। लास्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस उसमें कुछ ये भी चीजें सामने आई हैं, लेकिन इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं फिर करूंगा। मतलब वो ये है कि आप लोग आए ना कि जी ठीक है बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सुन लेंगे, सेमेस्टर के एंड पे सुन लेंगे। वो एक जो लेजी लोग होंगे उनके लिए प्रॉब्लम ये एट द एंड फिर सारा कवर करना जरा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ये इसीलिए है कि नहीं सर, आपको इंशाल्लाह ना सेक्शन ए के लिए आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी, वो लेक्चर सारे लेते हैं। ठीक है कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में आपको जरा आसानी हो जाए, जो बात हमने कही है वो बाद में आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, कल जो है वो हमने ये कुछ चीजें पढ़ी थी। आज जो असल बेसिक हमारा कंसर्न होगा इस लेक्चर का वो है आर्किटेक्चर पे कि हम ये जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसके कुछ आर्किटेक्चर्स हैं, उसको जो है वो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उन आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस करना है और उसके बाद कुछ देखेंगे अगर टाइम कोई हुआ तो फिर डॉट नेट का जो है विजुअल स्टूडियो उस पे जाएंगे, उस पे किस तरह से काम करना है वो भी साथ साथ जो है करेंगे। यानी कि थ्योरी भी चलती रहे साथ साथ और साथ साथ कोडिंग भी काम होता रहे, इस तरह से जो है वो हम काम करें। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो कल का जो चीजें रह गई थी उसमें वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो है अपना आज का कंसर्न है कि आर्किटेक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें एक चीज दी हुई है कि आपका जो ट्रेंड क्या है इसका एंटरप्राइज एप्लीकेशन का, उसके बारे में ये बात बताएगी कि आजकल किस तरह से हो रही है। मैं जैसे कि कल भी बताया था कि क्लाउड पे भी जो है वो ज्यादा काम चल रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड पे बेस बनाएं। जैसा कि मैंने बनाया बताया था कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो ज्यादातर सर्वर पे हो, ज्यादातर क्लाउड पे हो, आपकी मशीन पे ज्यादातर प्रोसेसिंग ना हो। तो इस तरह का जो काम है आजकल चल रहा है। तो एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन हो लेकिन प्रोसेसिंग ज्यादा जो है वो आपकी सर्वर एंड पे। तो क्लाइंट जो है जो हम बनाते हैं, तो क्लाइंट बनाते वक्त हमने इस चीज का ख्याल करना होता है कि किन लोगों के लिए हम बना रहे हैं, इनके एंड यूजर कौन है। एंड यूजर को सामने रखते हुए जो है वो हमने ये काम करना होता है। एंड यूजर से मुराद ये कि उन्होंने ये ऐप या जो भी क्लाइंट यूज करना है किस प्लेटफॉर्म पे करना है उन्होंने यूज, मोबाइल डिवाइसेस पे करना है। मोबाइल डिवाइसेस की चूंकि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कम होती है तो अगर उन पे करना है तो हमने बिल्कुल ही ऐसा लाइट वेट जो है क्लाइंट बनाना पड़ेगा। जस्ट उसका यही काम होगा कि इंटरनेट पे आपसे चीजें लेके कैप्चर करके ओवर द इंटरनेट जो है वो सर्वर पे भेजे, उनको इनपुट करे और वहां से रिजल्ट आए, उनको आपको वो शो कर दे। ये चीजें होंगी। तो उसके अंदर फिर जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हैं। ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम है एक इसके एग्जांपल के अंदर कि आप ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम ये क्या है, ये बाहर के जो मुल्क हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि कंपनी जो है गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ जो है पेमेंट नहीं देती, बल्कि वो किसी कंपनी को दे देती है। वो कंपनी फिर जो है वो आगे एम्प्लॉय को पेमेंट देती है। या आम जो कंपनियां होती हैं जिनके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं वो भी इस तरह से करती हैं। तो पेमेंट प्रोसेसिंग के अंदर ये हो जाता है कि वो पेमेंट वो जैसे हमें एटीएम कार्ड यहाँ पे बैंक इशू करता है, वो कंपनी एक कार्ड जो है वो इशू कर देती है, फिर वहां से वो यूज करता रहता है अपनी अमाउंट को। इस तरह से ये काम चलता है। ईमेल मार्केटिंग सिस्टम, ये तो आपको पता ही है, ईमेल के जरिए आप मार्केटिंग सिस्टम करते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है। कोई एचआर का सिस्टम बनाना है, या हम कहें कि जी पूरी यूनिवर्सिटी का हमने कोई सिस्टम बनाना है, उसके अंदर एग्जाम भी आ जाएगा, उसके अंदर एचआर भी आ जाएगा, उसके अंदर अकाउंट भी आ जाएगा, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने ये सेमेस्टर गुजारे हैं, आपने देखा होगा कि आपको जब वहां से यहाँ शिफ्ट हुए हैं काफी अभी तक प्रॉब्लम आती है कि आपका रिकॉर्ड सही मेंटेन नहीं हो पा रहा। अगर यही ऑटोमेटेड सिस्टम होता तो इजीली ये काम हो जाना था आपका, विद इन क्लिक्स ये काम हो सकता था।
आप जब यहाँ पे आए हैं, रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं जी, आप किस बैच से हैं, कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, कौन से नहीं पढ़े हैं, आपके मार्क्स कितने आए, आपका सीजीपीए कितना बन रहा है, आपके कोई विड्रॉ किए हुए सब्जेक्ट थे, कोई रिकॉर्ड सही नहीं था। एग्जाम के हवाले से भी, फिर फी के हवाले से भी कि आपने फी कितने सेमेस्टर तक दे दी है, कितने तक नहीं दी है, ये सारी प्रॉब्लम थी। अगर इसी तरह से यूनिवर्सिटी ने अगर सिस्टम बनाया होता और अपने सब कैंपसेस को उसके अंदर इन्वॉल्व किया होता, और जैसे सब कैंपसेस के अंदर ये जैसे प्रॉब्लम आई है तो आप यहाँ पे आए, तो ये अगर इस तरह का सिस्टम बना होता तो ये आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी। कॉल सेंटर, ये आपको पता है, कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट सेंटर जो हैं वो, उनके लिए ये सिस्टम होता है कि आप कॉल करते हैं, वो आपको फिर जो है हेल्प आउट करते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, तो आप जो है वो इनको मतलब बस पढ़ लीजिएगा, मतलब ये ट्रेंड्स हैं इसके। ओके अच्छा, सर। उसके बाद एंटरप्राइज एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर वो कह रहा है कि ये रिलायबल होनी चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, और यूजर इंटरफेस जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। यूजर इंटरफेस एफिशिएंट से मुराद क्या है कि आप जब डेटा एंट्री करते हैं या यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पे ये जो है ये बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा HCI, पढ़ा है ना सब्जेक्ट? यस सर, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा। जी बिल्कुल, Yes, पिछले sir. सेमेस्टर में नहीं सर। जो HCI है सब्जेक्ट जो आप लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर आपने असल में हम पढ़ते क्या, उसका बेसिक चीज क्या है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर इस तरह की सारे सब्जेक्ट की चीजें यूज होती हैं। वो आपको जब चीजों की अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर आप सही काम नहीं कर सकते। HCI सब्जेक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई 2-3 लाइंस के अंदर बताएगा कोई आप में से? एनीवन? सर मैं बताऊं? जी बताएं जी। सर HCI में हम मेन जो काम होता है ना कि हम ऐसा इंटरफेस कोई मतलब डिज़ाइन करना कि जिससे यूज़र ने इंटरेक्ट करना होता है वो हम इजी से इजी रखें कि मतलब वो उससे इजीली यूज़ कर सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ताकि वो अगर फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर रहा है ना तो उसे इजीली चीज़ें समझ आ रही हो कि मैं अगर कोई काम करना है तो वो कैसे करना है इस पर। जी अगर बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ATM का अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए कि अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है तो उसको वो सारा साथ साथ समझ आ रही हो कि मैं ये, अच्छा मैंने पैसे निकलवाने हैं तो ये बटन दबाना है, अगर मैंने कोई बिल पेमेंट करनी है तो ये बटन दबाने हैं। तो ऐसा बिल्कुल इंटरफेस डिजाइन करने के लिए HCI पढ़ाई थी हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने और सर इसके साथ साथ जी और इसके साथ साथ ये भी सिखाया गया था कि आपने ये चीज अचीव करने के लिए रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और यूजर की ये आवाज बंद हो गई। कशान आपकी आवाज नहीं आ रही है। एप्लीकेशन स्टेबल होता है, मैं बोलता हूँ क्योंकि इंटरनेट का इशू है, मैं बाद में बोलता हूँ। चलें ठीक है। तो जी जिस तरह पहले जो है उन्होंने बताया कि असल में हमारा मकसद जो ये है वो यही है कि आप ऐसा इंटरफेस डिजाइन किया जाए कि जिन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक हो। अभी इन्होंने वर्ड बोला कि ईज, आसान होना चाहिए कि हर पहली दफा भी वो यूज करे तो वो उसको यूज कर सके। आसान की डेफिनेशन क्या है? एक चीज मेरे लिए आसान है, किसी दूसरे के लिए नहीं आसान। तो हमने बात करनी है कि यूजर की जो कैपेबिलिटी है, आप सबसे पहले तो हमने यूजर को टारगेट करते हुए वो उस चीज को देखना है कि एक क्लर्क ने यूज करना है सॉफ्टवेयर। अब आप देखें लैंड रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर बन रहा है, एक पटवारी का उसके साथ इंटरेक्शन होनी है उस सॉफ्टवेयर के साथ, क्या पटवारी की कैपेबिलिटी क्या है, एक बात। फिर दूसरी, वो टर्म्स क्या यूज करते हैं अपनी लैंड रिकॉर्ड के लिए, वही टर्म्स वहां पे यूज की जाए, बजाय इसके कि हम अपनी टर्म यूज करना शुरू कर दें। हम अपनी टर्म यूज, फिर उनको वो सारी टर्म हमारी वाली सीखना पड़ेंगी।
फिर उस जब तक वो यूज टू नहीं होंगे वो सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे। तो होता ही ये है कि लोग अनॉयड नजर आते हैं सॉफ्टवेयर यूज करते हुए उस वक्त जब उनसे वो सॉफ्टवेयर ना चल रहा हो। नहीं कब चलता, वो उस वक्त नहीं चलता जब उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं किया। आप एक इंजीनियर के लिए बना रहे हैं, आप खुद से एक टेक्निकल लोग हैं, आप जब अपने लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे आप लिख देते हैं वेरिएबल के जैसे नेम लिखते हैं, वहां पे भी इंटरफेस पे वही टर्म यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्या जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, हम जो जो इन हमारी कंप्यूटर साइंस की टर्म्स को नहीं जानता, आपने वो टर्म यूज कर ली जो कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज हो रही हैं। आप वहां पे टपल लिखते हैं, वहां पे ऐसे नहीं कहते एंटर योर नेम, आप लिखे हैं टपल को इस तरह से इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज होते हैं, नॉर्मली नहीं यूज किए जाते, तो उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो लिहाजा हमें इंटरफेस इस तरह से डिजाइन करना चाहिए जिससे वो आसानी यूज करें। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होगी। सर आसानी सबके लिए होनी चाहिए या फिर जो होगा स्पेसिफिक यूजर के लिए आसानी होनी चाहिए? आसानी देखिए ना, यूजर ने ही यूज करना है। अगर कार चलाने वाले ड्राइवर के लिए आसानी ना हो, फिर कार बेशक आप जितनी मर्जी अच्छी बना ले, आपको अच्छी नहीं सेल होगी। आपकी क्यों नहीं होगी? जो ड्राइव करने वाला बंदा है, आपने ड्राइवर को टारगेट रखना है कि जिस बंदे ने इसको ड्राइव कर रहा है वो कितना ईज फील कर रहा है, तो वो कार ज्यादा अच्छी होगी। आपने इंजन भले बहुत अच्छा बना दिया है, इंजन के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज रख दी हैं, लेकिन जब ड्राइवर उसके ऊपर बैठता है वो कंफर्टेबल नहीं है। आपने उसका स्टीयरिंग का इंटरफेस है, गियर का इंटरफेस है, क्लच है, ब्रेक है, वो यूजर फ्रेंडली ना हो तो नहीं होगा। आप कहते हैं, आप एक गेम खेलने वाले लोग हैं, आप कीबोर्ड के बड़े एक्सपर्ट हैं, आप कहते हैं यार ये क्या क्लच ब्रेक ये वो सारे यहाँ पे कीबोर्ड लगा दिए जाए, हाथ से बंदा गेम चलाए बस फ्री बैठा है, जैसे गेम खेल रहे हैं ऐसे कार चलना शुरू हो जाए। आपने वहां पे कीबोर्ड बना दिया, इंटरफेस कार के अंदर लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, कीबोर्ड को यूज करते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या ये आसानी होगी? नहीं होगी। देखिए, आपको गेम खेलते हुए और आप मोटरसाइकिल चलाते हुए ज्यादा कब फ्री होते हैं? मोटरसाइकिल चलाते हुए ज्यादा फ्री होते हैं या गाड़ी चलाते हुए ज़हन आपका मेंटली ज्यादा फ्री होता है? आपको कीबोर्ड पे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। बिल्कुल सही सही है। बात है। तो आप गाड़ी चला रहे हैं, साथ बातें भी कर रहे हैं, आपने मुड़ना है वो आसानी से, आपका बस हाथ जो है वो घूम रहे हैं जिससे आपका स्टीयरिंग मूव हुआ है, टर्न ले लिया आपने आसानी से, आपने गियर भी लगा दिया साथ साथ, आपको फील ही नहीं होता, आप बातें कर रहे होते हैं। तो ये यानी कि उन्होंने इंटरफेस इस तरह से बनाया है। ये आप साइकोलॉजी का भी आपने चैप्टर वहाँ पे उसके अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर हम यही कैपेबिलिटी पढ़ते हैं, इंसानी कैपेबिलिटी जो है वो कितनी। तो ये चीज है। हाँ जी, उसके बाद है बात, वो कह रहा है कि बट बियॉन्ड दीज कॉमन क्वालिटीज, इस क्वालिटीज के अलावा इट कैन बी करेक्टराइज्ड बाय 3 स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो इसमें होने चाहिए। सही है। उसमें है कि जी की लार्ज मल्टी यूजर हो, मल्टी डेवलपर हो, मल्टी मशीन हो, मल्टी कंपोनेंट एप्लीकेशन हो। ठीक है ना, मल्टी यूजर यानी कि वो ऐसी एप्लीकेशन हो चाहिए एक वक्त में बहुत से ज्यादा लोग उसको यूज कर सके। मल्टी डेवलपर यानी कि डेवलप जो कर रहे हैं मल्टीपल लोग करके इसको इंटीग्रेट कर सके। मल्टी मशीन, मल्टीपल मशीन पे एक वक्त में चलनी चाहिए, ऐसी उसके अंदर कैपेबिलिटी। मल्टी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स डिफरेंट, अकाउंट का कंपोनेंट है, आपका ह्यूमन रिसोर्स का कंपोनेंट है, इस तरह से कंपोनेंट डिफरेंट होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे वो बताई की गई है। नेटवर्क आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद है बिजनेस ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी जिस आपने बिजनेस के बारे में सामने जिसको टारगेट रखते हुए बनाई है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब है बिजनेस ओरिएंटेड आपकी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है मिशन क्रिटिकल। सर जी जी सर ये ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए। तो इसमें आप ऊपर एग्जांपल में मिस ऐप का आपने जिक्र किया था, जो मैं उसकी वेबसाइट विजिट कर रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि लाजमी नहीं है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये बड़ी मतलब कि कॉर्पोरेशन वगैरह यूज़ करें। उन्होंने साथ में इन बोल्ड लिखा था कि मोर देन 80% ऑफ आवर यूजर्स जो हैं हमारे पास स्मॉल रेंज या फिर मिड
वो असल में ना मेरी बात सुने, और उन्होंने ना factories वो वगैरह मेरी हैं। सुने बात, उन्होंने असल में ना उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, है वो एंटरप्राइज लेवल की है लेकिन छोटे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। अब एक Yes, sir. छोटे लेवल की कंपनी है ना, उसको उनके कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी पंजाब गवर्नमेंट की, अब पंजाब गवर्नमेंट उसका सिर्फ एक मॉड्यूल जो अकाउंट वाला है वो यूज कर रही है, बाकी कर ही नहीं रही है। Yes, sir. ठीक है, तो इस वजह से यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन है वो एंटरप्राइज लेवल की, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये चीज डाल दी है कि आप उसका एक मॉड्यूल्स भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा आप यूज करें तो फिर वो होगा। ये असल के अंदर उन्होंने ये चीज डाली है और इस वजह से उन्होंने अपनी ये साइट पे ये चीज लिखी है कि आप उसका एक मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं। अब इस चीज से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं अगर उन्होंने कि आप एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर आप इतनी कैपेबिलिटीज रख रहे हैं, तो आप भी ये चीज दे सकते हैं कि एक, जैसे मैंने कल कहा था कि आप अपने क्लाउड में बना के रखते हैं, तो कल को Yes, sir. किसी को जरूरत पड़ती है उसकी आपकी एप्लीकेशन की, लेकिन वो एक हिस्से की पड़ती है जरूरत, आप उससे उतनी चार्ज करें, ज्यादा ना करें, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन वो यूज Yes, ही नहीं sir. कर रहे। तो लिहाजा फिर इस तरह से वो, इस वजह से अब उन्होंने उसके अंदर ये चीज डाल दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये काम किया है। अदरवाइज तो ये था कि वो पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन। ठीक है जी, Yes, sir. बिजनेस ओरिएंटेड की Yes, बात होगी, आगे आ रही थी बात मिशन क्रिटिकल। yes, sir, clear है. जी, मतलब इसके अंदर वो ये है कि आप हर वक्त जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए चीज, जब भी आप उस पर काम करें वो रिजल्ट आपको सही दे। और अवेलेबल से मुराद ये है कि आपको डाउन नहीं चीजें होनी चाहिए, रिजल्ट टाइमली आनी चाहिए आपके, ये ना हो कि रिजल्ट इतने लेट आए कि आप डिसीजन ही ना कर पाए। ये इसका मिशन क्रिटिकल के अंदर ये कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के। नंबर वन जो चैलेंज है वो है प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी एक सबसे पहले उसके अंदर उसने पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जैसे वो कह रहा है कि जब आपने उसको बनाना है तो आप जैसे प्रोटोटाइप को ही बनाते हैं, प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक जो है वो काम तेजी से होना चाहिए। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये मॉडल पढ़ा होगा प्रोटोटाइपिंग वाला, कि आप छोटा सा एक चीज बनाते हैं रास ही, और यूजर को दिखाते हैं कि जी ये देखिए ये चीज ठीक है, तो फिर वो कहता है जी ठीक है आप इसके अंदर ये चीज डाल दें, आप उसके अंदर मजीद नेक्स्ट जो है और चीजें जो है वो डाल देते हैं। इस तरह से जो है वो हम कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, जल्दी बने। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, ये जरा पढ़ें प्लीज बच्चों।
हाँ जी, क्या समझ आई है CR? तो जी कुछ भी नहीं, कुछ भी समझ नहीं आई? यही नहीं सर। सर जी जी, पता नहीं समझ नहीं इसमें आया। बस ये बताया गया कि हमारे पास तो मतलब के बेसिस होते हैं वो हमें ट्रांजैक्शन वाले प्रोसेस में कुछ एक्सेस देते हैं, जबकि सीजीआई जो है वो हमें पूरा ना एक डायनामिक्स का कंटेंट दे रहे होते हैं, मतलब मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं डायनामिक कंटेंट के लिए, जिसके अंदर हम चीज़ों में मतलब कि इतनी खास नहीं, बस लास्ट पार्ट ही समझ आई है। अच्छा वो ये देखिए कह रहे हैं कि जो डेटाबेस का ज्यादा कह रहे हैं कि उसमें ऑथेंटिकेशन होती है कि जिसको जितनी एक्सेस देनी है उतनी देते हैं हम, डाटा का फ्लो कहते हैं कैसे करना है। सर इसमें कॉमन एक इंटरफेरेंस बनाया जाता है ताकि बंदा इजीली यूज कर सके, जिसने भी यूज करना। अच्छा देखें इसके अंदर वो ये बता रहा है कि जो हमारी डाइवर्जेंस हुई है ना अब टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग मॉडल की, वो है उसके अंदर जो डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो इंटरनेट है और अदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। इंटरनेट और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ये क्या चीजें हैं? यानी कि इंटरनेट के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एंड इंटरनेट आने की वजह से ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग आई है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग क्या है कि आपके एप्लीकेशन डिफरेंट लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है, कई मशीनों पे फैली हुई है, एक एप्लीकेशन है आपकी, और उससे आपकी कंप्यूटिंग हो के फिर एक रिजल्ट इकट्ठे होते हैं, फिर एक मतलब जो है वो रिजल्ट कंपाइल होते हैं उससे। तो जैसा कि वो कह रहा है कि द ट्रेडिशनल वेब टेक्नोलॉजी सच एज HTML एंड कॉमन गेटवे इंटरफेस हैव provide a mechanism for distributing dynamic content while back end system। ठीक है, तो वो कहता है कि जैसे इस तरह ट्रेडिशनल वेब टेक्नोलॉजी है जैसे कि HTML और CGI जो है, उसके अंदर क्या प्रोवाइड है मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डायनामिक कंटेंट, जो कि डायनामिक कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। ये एक बैकएंड से हो रहा था। अब मतलब वो बात ये कह रहा है कि हमारी आजकल की ये जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है उनको एक ये चैलेंज भी है, प्रॉब्लम है कि अब हमारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज्यादा हो गई, एप्लीकेशन एक जगह नहीं पड़ी है, कई जगह पड़ी है। अब अगर हम गूगल की बात करें ना बच्चों, गूगल पे आप सर्चिंग करते हैं, आप हम बैठे हैं किस रीजन के अंदर, उस रीजन में उसका सर्वर और है, सही है। अगर आप यूरोप के अंदर चले जाएं वहां वो कोई और सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। अब सर्वर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, देखिए डाटा उन पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी सर्वर पे पड़ा है, फिर आपस में वो किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं सर्वर से, ये बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसी बैंक की, आपका बैंक फॉर एग्जांपल लाहौर के किसी एक आपका अकाउंट जो है वो लाहौर के किसी एक बैंक के अंदर है, वहां की किसी ब्रांच के अंदर है, आपका डाटा वहां पे पड़ा है। अब आप लेकिन पूरे पाकिस्तान से कहीं पे भी ATM यूज करते हैं तो वहां आपको इजीली डाटा अवेलेबल होता है। अब अगर दो किस्म के उसमें मॉडल यूज होते हैं, एक मॉडल तो ये है कि डाटा को सेंट्रलाइज रख दिया जाए, जितनी भी ब्रांचेस हैं आप जिसमें आप का अकाउंट है उस बैंक की, जितनी भी ATMs हैं, जितने भी POS हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जहाँ पे वो आप कार्ड यूज करते हैं, वो सारे के सारे सेंट्रलाइज लोकेशन से कनेक्टेड हों। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक पॉइंट का डाउन होना पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है। तो फिर उनका क्या किया, उन्होंने कहा कि सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर, उन्होंने कहा कि वो अकाउंट जो लाहौर में ओपन हुए हैं उनका डाटा लाहौर के सर्वर पे रख दिया जाए। वो क्योंकि वो ज्यादातर लाहौर से ही ऑपरेट होते हैं, उनको लाहौर से ही ट्रांजेक्शन आती है, तो वो लाहौर के किसी एक सर्वर बना दिया, उसको जो सरगोदा में है उनका एक सरगोदा का सर्वर बना दिया गया, वहां पे डाटा रख दिया गया। डाटाबेस का स्ट्रक्चर वही था लेकिन उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया गया डाटा, सही है बात। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि इस सारे के सारे डाटा को सिंक्रोनाइज करना जो है वो मुश्किल होता है कि आप एक अकाउंट होल्डर सरगोदा का वो लाहौर चला गया, उसने वहां जाके ATM यूज किया या वहां जाके उसने अपना चेक जो है प्रेजेंट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब उसकी ट्रांजैक्शन लाहौर के वहां से तो हो नहीं सकती सर्वर से, उसकी ट्रांजैक्शन होगी उसकी बच्चों ये कौन है जरा देखें ना, माइक ऑफ करें प्लीज जी।
तो वो जो है प्रेजेंट करेगा, तो आप वहां से लाहौर के सर्वर में से तो उसका डाटा नहीं मिलेगा, उसको सरगोदा के सर्वर से मिलेगा। तो लिहाजा वो ट्रांजैक्शन सिर्फ सरगोदा के सर्वर से हो जाएगी, बाकी ट्रांजैक्शन लाहौर की, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो लाहौर की ब्रांच के अंदर ट्रांजैक्शन होनी है वो ज्यादातर उन्हीं लोगों की होनी है जो लाहौर के। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो सरगोदा के लोग गए होंगे या लाहौर के लोग सरगोदे आए होंगे, उन्होंने सरगोदा की ब्रांच से करेंगे। तो ये आप देखें डाटा का कंजेशन भी खत्म हो गया, जो लोकल सर्वर है उससे ज्यादा चीजें जो हैं वो असेस हो रही हैं आपकी। तो इस तरह से ये हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आपका सिस्टम जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वहां पे फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक ऐप आई थी बच्चों, मुझे अब नाम नहीं याद है, वो आप अगर मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो कोई भी कॉल आती है आपको अननोन नंबर से तो वो उसका नाम बता देता है। कॉलर आईडी सर, ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर भी था, ट्रू कॉलर। कैसे काम करती ट्रू है? कॉलर के नाम से वो बैक ट्रैकिंग से करती थी, लेकिन अब वो जाके पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं कर रहे, नहीं तो बाकी मुल्कों में है। वो डिक्शनरीज होती हैं हमारे पास, उन्हीं सर वो अलाउ कर रहे हैं। उससे में क्या प्रॉब्लम है? बैक ट्रैकिंग क्या हो रही है? कुछ भी नहीं सर, अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वो डाटा अलाउ करते हैं जो आपका गूगल अकाउंट में पड़ा होता है, वही कॉन्टेक्ट सिर्फ। अब जो नाम अगर गूगल नहीं, वो देखें, जब आप सुने मेरी बात, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमने आपके कंटेंट्स को यूज करेंगे, आपसे परमिशन मांगते हैं कि नहीं मांगते इस चीज? यस सर। जी सर, मांगते हैं। तो असल में वो पता क्या करते हैं, आपके कंटेंट्स की कॉपी उठाते हैं, अपने डेटाबेस में ऐड कर देते हैं। समझ आई बात? बिल्कुल ऐसे ही। जो उस ऐप को इंस्टॉल करता है उसके कंटेंट्स की कॉपी अपने डेटाबेस में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब पता क्या होता है, जैसे ही कोई कॉल आती है वो अपने सर्वर में ढूंढते हैं। अब हो सकता है कि आपने उसको किसी और नाम से उसको सेव किया हो और किसी और ने जिस नाम से सेव किया हो ना उस तरह का नाम सामने आ जाता है। बड़ा अजीब से भी नाम आते हैं। आपने कभी ये शायद आपका एक्सपीरियंस हुआ? जी सर, एक्सपीरियंस किए हुए। आज वो इस वजह से आते हैं, जो लोग ये छोड़ते हैं, छोटू प्लम्बर आपने सेव किया हुआ एक बंदे का नाम, तो वो जब अगर किसी और ने नहीं सेव किया और आपके डेटाबेस में से उसने उठा लिया और किसी को उस नंबर से कॉल जाएगी और उसने ऐप इंस्टॉल किया हुआ, उसका पता कि उसका छोटू प्लम्बर ही नाम आ रहा होता है। वो ये असल चक्कर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो उसने एक बड़ी टेक्निक यूज की है इसको यूज करके, क्योंकि वो सारा आपका ही डाटा यूज करके आपको ही फिर वो नंबर दे रहा होता है, और उसमें फिर प्राइवेसी का बड़ा मसला होता है। आपने किसी का नंबर पता नहीं किस नाम से सेव किया हो। जी बोलिए। एक सर्विस यूफोन वालों ने भी लॉन्च की है, वो मैसेज के जरिए आपको जिसकी भी कॉल आती है ना, कौन है के नाम से उसका नाम सेंड कर देते हैं। तो वो भी इसी तरह की कोई सर्विस यूज कर रहे हैं। वो भी इस तरह की कर रहे होंगे। अब उनका मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह से किया, लेकिन इस ऐप का जरूर पता कि ये बैकएंड पे किस तरह से काम कर रही है। वो यूफोन वालों का नहीं मुझे पता कि वो कैसे कर रहे हैं। यूफोन का हो सकता है कि पीटीसीएल के अंदर चूंकि वो सिर्फ यूफोन के बताते हैं नंबर, या किसी और का बताते हैं? नहीं सर, हर नेटवर्क के बताते हैं, जिसकी भी कॉल आती है सबका नाम बताते हैं। उनके पास फिर कोई डेटाबेस ऐसा होगा जिससे वो उठा के वो दे रहे हैं। हो सकता है उनको वैसे ही डेटाबेस की एक्सेस हो जहाँ पे आपके सीएनए से जिसके नंबर से वो सिम रजिस्टर्ड है, वो शायद उनको उस चीज की एक्सेस हो, वो वहां से उठा के दे। ये हो सकता है। जी सर, ये पॉसिबिलिटी है। जी अच्छा जी, हम मेरा ख्याल है कि आगे चलते हैं जीत। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज है कि इंटीग्रेटिंग विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि आपकी जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं वो एग्जिस्टिंग, अगर कोई पहले से वहां पे एप्लीकेशन चल रही है उसके साथ इंटीग्रेट हो सके। ठीक है, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिव रिक्वायर द एबिलिटी टू मिक्स एंड मैच द सॉल्यूशन टू कम अप विद द ऑप्टिमम कॉन्फ़िगरेशन। या फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल वो होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन, रिजिड नहीं होनी चाहिए।
बच्चे ये ट्रेसिंग ना करें, फिर मुझे इस पे भी वो लगानी पड़ेगी। ये मिटा दें, चलें, शाबाश। रिस्पॉन्स टू अ डिमांड, रिस्पॉन्स टू अ डिमांड का मतलब यही है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिमांड होती है, जो आपने कंप्यूटेशन करनी होती है, उसको वो फुलफिल करे। उसके बाद है मेंटेनिंग सिक्योरिटी। ये हर उसके अंदर आती है, एप्लीकेशन के अंदर, कि सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं। बच्चे, हम जो एप्लीकेशन अपनी बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, उसको जो है, ये देखें, उसके अंदर ये होता है कि आप 3 टायर आर्किटेक्चर की मैं बात करता हूँ कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसके 3 टायर्स होते हैं मिनिमम, हम इस तरह से बनाते हैं। वैसे तो एक ऐसी एप्लीकेशन भी बन सकती है कि आप उसको मिक्सअप करके बनाते हैं। ये 3 टायर क्या है, ये क्यों बनाते हैं, कोई आइडिया आपको इसके बारे में? आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़े हो? यस सर, पता है। जी जी बोलें सर यार, बात थ्री सुने। टायर एप्लीकेशन होती है। जी आर बैठी हैं? जी पता सर। नहीं सर। जी आर आप बताएं प्लीज। सर ये हमारे पास मतलब आर्किटेक्चर तो वही होता है कि उसकी जो हम डिजाइनिंग या वो कर रहे होते हैं, डिजाइनिंग किस बना चीज रहे की? होते हैं सर, जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मॉडल चाहिए उसकी डिजाइनिंग। नहीं, डिजाइनिंग इंटरफेस की या किस चीज की? इसकी डिजाइनिंग। जी ऊंचा बोलने बच्चे, आवाज कम आ रही है। जो प्रोडक्ट हमने प्लान की होती है ना, उसकी डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, उसके लिए हम आर्किटेक्चर एक डेवलप करते हैं। ये 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आइडिया है? तो मैं बताऊं। जी ठहरे जरा प्लीज। जी 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 यार। सर इसमें इसमें लेयर्स आ जाती हैं शायद। जी 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 शाबाश, लेयर्स होती हैं बिल्कुल। मतलब इसको जो ये सॉफ्टवेयर के लिए बनाया जाता है, मतलब मैंने थोड़ा सा इसका पढ़ा था कि उसमें जो डाटा लेयर आ जाती है या उसमें एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर्स आ जाती हैं। प्रॉपर नहीं पढ़ा इसको मैंने अभी। चलिए ठीक है, आपने पढ़ना है। अच्छा जी जी बताएं जी, कौन बताना चाह रहे हैं? अच्छा मेरी बात सुने, आप अगर अभी गूगल करके अगर कोई बताएंगे ना, ठीक है वो बता तो पाएंगे, लेकिन उसमें पता क्या है, पता चल जाता है। लेकिन आपने एक जरा ख्याल रखना, क्योंकि आप अभी अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करें, मैंने बताना तो है ही आपको पूरी चीजें, ठीक है? सर मैं तो बताऊं। जी जी बताएं, जी बताएं। सर आप भी बता दें। जी बताएं जी। सर बेसिकली हमारे पास ना, हम 3 लेयर पे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। पहली लेयर ये होती है कि आपने फ्रंट एंड जो यूजर इंटरफेसेस होते हैं उनको डेवलप करना है। फिर सेकंड जो लेवल होता है ना डेवलपमेंट फेज का, वो होता है कि आप रन टाइम पे कोडिंग कर रहे होते हैं, यानी बैकएंड जो प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो इस तरह जो थर्ड टीयर होती है, जो थर्ड लेयर होती है, वो हमारी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट की, के जहाँ पे आपने डेटा स्टोर करवाना है। तो जब आप एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, तो वो 2 साइड पे इंस्टॉल करते हैं। एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। तो आप वो सर्वर में इंस्टॉल करते हैं और फिर उधर से एक्सेस अच्छा देते हैं टाइम आपका जरा जो। खत्म हो रहा है, अभी लॉग ऑफ हो जाएगा, प्लीज दोबारा आएंगे, ठीक है? सॉरी सर। ओके सर। जी जी।